हेलो बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं 7वां लेक्चर बेसिक ऑर्गेनिक का, जिसमें पढ़ना टॉपिक मोनो हैलोजिनेशन। आप लोगों को जो टॉपिक मैंने बताया है उन सब में हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट कर लिया, अनसैचुरेशन टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद पिछले लेक्चर हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी फिनिश कर लिया है। अब हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना दैट इज मोनो हैलोजिनेशन। ठीक है, मोनो हैलोजिनेशन से स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। और आपको बता दें इस साल नीट 2025 में 2 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से थे, तो आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। इस टॉपिक से जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आए हैं, नीट में इसी साल 2 क्वेश्चन थे। तो कहने का मतलब ये है दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें वो पढ़ने पड़ेंगे, वो भी अच्छे से। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको पढ़ाने वाला हूं। आप देखिए वन बाय वन कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। सो जब हम मोनो हैलोजिनेशन की बात करेंगे, इसमें हमें क्या टॉपिक्स पढ़ने में, आपको उन टॉपिक्स को पहले हाईलाइट कर दूं। आपको 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें जो इसमें पढ़ना दैट इज फ्री रेडिकल। हमें पूरा फ्री रेडिकल का जानकारी थोड़ा लेना है कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सारा कुछ फ्री रेडिकल पे ही डिपेंडेंट है, पहला चीज। दूसरा जो इसमें पढ़ेंगे दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हमें यहां पे पढ़ना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। इससे इसी साल नीट में क्वेश्चन था। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इससे आपका नीट में इस साल क्वेश्चन था 2025 में। ठीक, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, कितने, या मोनो हैलो कह लो, मोनो हैलो प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट बनेंगे किस कंपाउंड से, ये कहलाता है नंबर ऑफ मोनो हैलो प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन नीट 2025 में यहां से था, ध्यान रखना। नीट 2025 में एक क्वेश्चन इस वाला टॉपिक से था और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से था। इस साल नीट में 2 क्वेश्चन इसी मोनो हैलोजिनेशन से है, उसमें से इन दोनों से एक एक क्वेश्चन था। अगर तीसरा बात हो गया, चौथी बात क्या पूछता है, फोर्थ थिंग जिसमें चौथा आएगा दैट इज रेट ऑफ हैलोजिनेशन। रेट ऑफ हैलोजिनेशन, किसका हैलोजिनेशन जल्दी होगा उसको हम लोग रेट बोलेंगे, रेट ऑफ हैलोजिनेशन। एंड देन आपका 5वां जो टॉपिक आएगा दैट इज साइट ऑफ हैलोजिनेशन। किस जगह पे हैलोजिनेशन होगा, साइट ऑफ हैलोजिनेशन। आपको किस जगह पे हैलोजिनेशन करना है दैट इज कॉल्ड साइट ऑफ हैलोजिनेशन। तो हम इस टॉपिक में टोटली 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। इन 5 चीजों को हमें पढ़ना है। इन्हीं 5 चीजों पे हर चीज डिपेंडेंट है। ठीक है, सब कुछ इन्हीं 5 पे डिपेंडेंट है। तो हमें 5 चलने से पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्री रेडिकल, क्योंकि जो भी मोनो हैलोजिनेशन है विदाउट फ्री रेडिकल जानकारी के हमें नहीं पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग अबाउट द फ्री रेडिकल। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले फ्री रेडिकल। बट डायरेक्ट फ्री रेडिकल पे जा नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिकल कैसे बनाते हैं पहले ये सीखना पड़ेगा। और वो है मेथड, आप सबको पता होगा, होमोलिसिस या कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हम लोग यहां शुरू करेंगे पहला होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, इसके थ्रू हम लोग रेडिकल बनाएंगे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं होमोलिसिस भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड होमोलिसिस। सो हम लोग यहां से शुरू करने वाले हैं कि व्हाट इज होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। इससे जो बनेगा वो फ्री रेडिकल होगा और हमें वही पढ़ना है। तो हमारा अल्टीमेट टॉपिक फ्री रेडिकल पे ही आ रहे हैं, बट थ्रू होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के। सो आप सबसे पहले होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, होमोलिसिस क्या होता है, किसे कहते हैं, व्हाट इज होमोलिसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि होमोलिसिस क्या है, ठीक है, व्हाट इज होमोलिसिस, तो आप क्या डिफाइन करने वाले हो, क्या कहने वाले हो होमोलिसिस को। तो आप देखो क्या कहोगे, जब कभी भी 2 ऐसे एटम जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या किया हो, बॉन्ड बनाया हो, और ये बॉन्ड अगर शेयरिंग से बनाया तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के कहां लाई करेगा, बीचों बीच। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और हम यहां पे डाल दें कुछ सॉल्वेंट और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के कंडीशंस, सर्टेन कंडीशन, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, स्पेसिफाइड कंडीशन होते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी डाल दोगे और होमोलिटिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
कंडीशन होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के और कुछ सॉल्वेंट तो है क्या, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दीज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, एक उस कार्बन पे और दूसरा इस कार्बन पे। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड होमोलिसिस। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोलिसिस, या तो होमोलिसिस कह लो या इसी को होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कह लो। तो जब ये होमोलिसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दिस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। ये ऑर्बिटल है थोड़ा, ये कार्बन है और जो हमारा ये बना हुआ है ये हमारा ऑर्बिटल है, ध्यान देना, ये हमारा ऑर्बिटल है। ठीक है, ये p ऑर्बिटल है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। सो आपका जो स्पीसीज बना होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से वो बनता है फ्री रेडिकल। सो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। सो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जब भी होगा, जो स्पीसीज बनेगा उसका क्या नाम है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलिसिस। अब सवाल आएगा किन कंडीशन में, हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, दोज कंडीशन जिसमें होमोलिसिस होता है, वो सारे कंडीशंस के बारे में, जिन कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करे या होमोलिसिस करे। तो चलिए देखते हैं होमोलिसिस होने के लिए क्या कंडीशंस है, कोई भी मॉलिक्यूल किन कंडीशन में होमोलिसिस करता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कंडीशंस। आप में से जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकता है कि किस कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा, वो कौन से कंडीशंस होंगे जहां पे मॉलिक्यूल हमारा होमोलिसिस करने वाला है या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करने वाला है। देखो वन बाय वन। सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट बी इन गैसियस फेज। मॉलिक्यूल मस्ट बी इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में होना चाहिए, इन गैसियस फेज। अगर सॉलिड लिक्विड हुआ तो नहीं करेगा, ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड फेज में होगा तो होमोलिसिस नहीं होगा। पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, सेकेंड कंडीशन, सॉल्वेंट जो भी यूज करोगे, सॉल्वेंट मस्ट बी नॉन पोलर। सॉल्वेंट यहां पे नॉन पोलर होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा, नॉन पोलर। और अगर नॉन पोलर के कुछ एग्जाम्पल पूछे जाए तो क्या बताओगे आप लोग, कार्बन डाइसल्फाइड CCl4, बेंजीन C6H6, टालोइन, इसके अलावा N-हेक्सेन। ये सब जो आप देख रहे हो ना, N-हेक्सेन, ये जितने भी सॉल्वेंट लिखे हैं सब नॉन पोलर होते हैं। इन सॉल्वेंट के अंदर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अगर आप नॉन पोलर की जगह पोलर ले लिए तो मे भी थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, होमोलिटिक ना होकर हेट्रोलिटिक में चला जाए, तो आपको बड़ा सावधानी रखना होगा, बहुत सावधानी रखना होगा, क्योंकि अगर हेट्रोलिटिक हुआ तो या तो कार्बोकेटायन बनेगा या तो कार्बन आयन बनेगा, रेडिकल नहीं बनेगा। सो दो कंडीशन हो गए, और भी कंडीशन है, दो ही सिर्फ नहीं है, ठीक है। दो के बाद तीसरा कंडीशन देखो, द थर्ड कंडीशन क्या होगा। सो हमारा जो थर्ड कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो दो बॉन्ड आपस में होमोलिटिकली क्लीव हो रहे हैं उनके बीच या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, जीरो हो, या तो बहुत ही कम हो। द ईएन यहां लिख सकते हो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ईएन डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम मस्ट बी जीरो, या तो जीरो हो, मस्ट बी जीरो, और वेरी स्मॉल, बहुत ही कम हो, या तो बहुत ही कम हो। डिफरेंस 0.7 से कम होना चाहिए, 0.7 से कम। अगर दोनों के ईएन का डिफरेंस ले लो तो 0.7 से कम आएगा तब तो ठीक है, ज्यादा आ गया तब ठीक नहीं होगा। ये हो गए हमारे तीन कंडीशन। अब देखो चौथा कंडीशन, जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है। तीन ये कंडीशन होने चाहिए। चौथा, एक रेडिकल इनिशिएटर चाहिए, ठीक है, रेडिकल इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना, रेडिकल इनिशिएटर की हमें बच्चों यहां जरूरत पड़ेगी। रेडिकल इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर रेडिकल इनिशिएटर नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा। और रेडिकल इनिशिएटर क्या क्या होते हैं जरा वन बाय वन देखो। पहला, सनलाइट हो सकता है, सनलाइट जिसको हम लोग HNU से दिखाते हैं।
दूसरा हमारा क्या हो सकता है, बी यूवी लाइट, यूवी लाइट से भी होगा। तीसरा हमारा सी क्या हो सकता है, हीट, और हीट क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 या 500 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम नहीं होना चाहिए। और चौथा हमारा हो सकता है आपका परोक्साइड, परोक्साइड। इन चारों में से अगर कोई स्पीसीज अवेलेबल है आपके रिएक्शन में, तो आपका रिएक्शन होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से ही जाएगा, वहां पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा। सो इन कंडीशन को स्पेसिफिकली आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मॉलिक्यूल इन कंडीशंस को फॉलो करेगा देन मस्ट बी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, अगर नहीं करता है देन हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज अगर आया तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो पहले तो हमें रेडिकल कैसे बनना है बच्चों पता चल चुका, वी ऑल नो हाउ टू रेडिकल जनरेटेड। अब चलो रेडिकल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सभी लोगों को क्लियर हो गया, रेडिकल फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार वीडियो को शेयर अवश्य कर दो अभी के अभी। अब हम लोग चलेंगे रेडिकल का कथा कहानी पढ़ने के, रेडिकल क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या होते हैं अब हम लोग देखेंगे। अब इनके बारे में थोड़ा इनका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फ्री रेडिकल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उन सभी चीजों को वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सो फ्री रेडिकल, कितने लोगों को आइडिया है फ्री रेडिकल? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री रेडिकल क्या होता है तो आप आराम से बता ले जाओगे। व्हाट आर द फ्री रेडिकल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक, और इनको अगर सामने आ जाए तो कैसे पहचानेंगे, इनके वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको देख के तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये तो फ्री रेडिकल है। बताइए, एक लाइन बताइए आपके हिसाब से फ्री रेडिकल क्या होते हैं। देखो फ्री रेडिकल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि फ्री रेडिकल्स आर, हमारे जो फ्री रेडिकल होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, ध्यान रखना, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। सबसे पहले तो ये क्या है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं। ये चार बातें आपको ध्यान, तीन बातें यहां से हो गई, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। दूसरा, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल। अब जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। 7 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक ऑड पेयर के फॉर्म में रहता है। ऑड पेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, ठीक है, ऑड पेयर कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड एंड ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप, ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप। जो आपके कार्बन सेंटर्ड हैं स्पीसीज वो ज्यादातर आपको sp2 हाइब्रिड मिलेंगे। कुछ हैं जो sp3 होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। यहां पे सिर्फ आप जान लो कि जो हमारा कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो होमोलिसिस से बनने वाला है, वो होमोलिसिस से जो बनेगा दैट इज sp2 हाइब्रिड एंड ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप होगा। ये एकदम कंफर्म बात है। अब इतना हो गया, हमें इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। ये हमारा कार्बन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा ये, और ये हमारा ज्योमेट्री कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। तो ये हमारा रेडिकल होता है, रेडिकल की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अब हमें जानना है रेडिकल की कैरेक्टरिस्टिक के अलावा इनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड, क्योंकि जो आगे टॉपिक पढ़ना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या आपको जो पढ़ना है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, दे ऑल रिक्वायर रेडिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि वो दोनों के दोनों रेडिकल की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंडेंट है। तो अब हमें ये जानना बिल्कुल जरूरी हो चुका है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे काम करती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ, आपको ये चीज याद रखना है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है और क्या ट्रेंड फॉलो करता है। अगर एक बार ये याद रहेगा तो हम लोग सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो अभी ये चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो वहां पे आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे, हर एक चीज पढ़ोगे। रेडिकल का कौन कौन से फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाते या घटाते हैं, वो जीओसी का पार्ट है। ठीक है, अभी मैं जो ऑर्डर लगा दूंगा आपको ऑर्डर थोड़ा सा याद रखना है कि ये इनका ट्रेंड होता है, क्योंकि वही हमें आगे चल के काम आएगा। हर जगह हमें उसी को अप्लाई करना है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि जो मैं लिखूंगा उसको थोड़ा देर याद रखोगे, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा, लिटरली उसके बिना काम नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो फ्री रेडिकल है वो है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये आपका होता है क्या, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल। उसके बाद एलाइलिक, देखो एलाइलिक में क्या होता है, आपका रेडिकल ये होता है, तो इसमें कंजुगेशन है, बेंजाइलिक के बाद एलाइलिक। एलाइलिक के बाद आपके आता है टर्सरी रेडिकल, 3 डिग्री रेडिकल, जिसको हम लोग एल्काइल भी कहते हैं। ये हमारा टर्सरी हो गया। टर्सरी के बाद आएगा सेकेंडरी, टर्सरी के बाद सेकेंडरी रेडिकल। सेकेंडरी के बाद आपका आएगा प्राइमरी, CH3 CH2 रेडिकल। और सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में मेथाइल रेडिकल, CH3 रेडिकल। सो ये हमारा ट्रेंड है। इस ट्रेंड को फिलहाल अभी हमें याद रखना है। बेंजाइलिक वाला मोस्ट स्टेबल। अब देखो बेंजाइलिक में भी 3 होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। एलाइलिक में भी 3 हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। ये नॉर्मल है टर्सरी, ये आपका क्या है सेकेंडरी, ये क्या है प्राइमरी, और वो आपका मेथाइल है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक में और भी प्राइमरी बेंजाइलिक भी हो सकता है, सेकेंडरी बेंजाइलिक भी हो सकता है, टर्सरी भी। तो अगर टर्सरी होगा तो टर्सरी वाज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं यहां पे बेंजाइलिक का अलग कैटेगरी बनाता हूं कि चलो बेंजाइलिक में जरा देख लेते हैं कौन सा डिग्री वाला ज्यादा होगा। तो देखो बच्चों, बेंजाइलिक भी लग जाए और टर्सरी भी लग जाए, उससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? बेंजाइलिक भी और टर्सरी भी है। अब इसको देखो, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, यहां पे एक मेथिल लगा दिए, एक मेथिल यहां लगा दिए, और यहां रेडिकल बन गया। अब देखो ये जो है ये टर्सरी और बेंजाइलिक है, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है। तो 3 डिग्री बेंजाइलिक कैटेगरी में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर अगला आ जाए 2 डिग्री बेंजाइलिक, मतलब कि यहां पे CH CH3। अब देखो ये जो है वो 2 डिग्री का कार्बन है, तो दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक। तो 3 डिग्री के बाद कौन आएगा 2 डिग्री। अभी बेंजाइलिक ही आगे आएंगे अगर बेंजाइलिक है तो। उसके बाद ये आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक है। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक बेंजाइलिक खानदान में सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, बेंजाइलिक खानदान में जो 1 डिग्री है वो सबसे आखिरी में जाएगा। बेंजाइलिक में इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा, फिर ये। ऐसे ही एलाइलिक में, एलाइलिक भी आपको 3 डिग्री के होंगे, 1 बाय 1 देखिएगा। एलाइलिक वाले देखो, सो हमारे पास जो एलाइलिक है इसी में कंफ्यूजन होता है। एलाइलिक रेडिकल में भी ध्यान रखना बच्चों कि जब हम एलाइलिक रेडिकल की बात कर रहे होंगे तो एलाइलिक रेडिकल भी हमारे 3 टाइप के हैं, वो तीनों आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक हमारा बना ये रेडिकल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये हमारा मेथिल है और ये भी हमारा मेथिल है। रेडिकल यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक। ये एलाइलिक परिवार का सबसे मोस्ट स्टेबल स्पीसीज है, एलाइलिक परिवार का सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल स्पीसीज है। देन उसके बाद सेकेंडरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक में क्या होगा, मेथिल यहाँ रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ, रेडिकल ये बन गया, दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक। ठीक है, सेकेंडरी एलाइलिक। एंड देन उसके बाद आखिरी में क्या आएगा, प्राइमरी एलाइलिक। सो प्राइमरी एलाइलिक में लास्ट में दोनों CH2 ही रहेंगे,
दिस इज 1 डिग्री एलाइलिक। सो अगर एलाइलिक कैटेगरी की बात करता है, एलाइलिक कैटेगरी की, तो एलाइलिक भी देख लीजिएगा। जैसे आपको दे दिया, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा, बताइएगा कि इन दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन सा है, विच रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। अगर इन दोनों में पूछा जाए कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ठीक, आपको बताना है दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। फिर बी दे दिए, एक यहां पे, दूसरा आपको दे दिया गया रेडिकल यहां पे। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है आपको बी में बताना है, ए में भी बताना है, क्योंकि सब रेडिकल ही है और दोनों के दोनों देखो एलाइल, यहां रेडिकल है बना, ये रेडिकल है, यहां रेडिकल है। सो अगर आपको दोनों को देखा जाए, अगर आप दोनों देखोगे, सो इन दोनों में ये वाला कौन सा रेडिकल है, 3 डिग्री। एलाइलिक है कि एल्काइल है, एलाइलिक है, क्योंकि यहां पर रेडिकल सिंगल डबल, तो दिस इज मोर स्टेबल। और ये हमारा 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री एलाइलिक है, तो 2 डिग्री एलाइलिक से 3 डिग्री एलाइलिक क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में, सो ये कौन सा डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री का है और एलाइलिक है। ये हमारा कौन सा है, 1 डिग्री का है बट एलाइलिक है। सो 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री। तो हमें ये चीज बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, एकदम क्लियर कट हमारे माइंड में इसका सोल्यूशन होना चाहिए कि विच वन इज मोर स्टेबल, और कोई क्यों स्टेबल ज्यादा है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है पता होना। अगर नहीं पता है तो कहानी खत्म। सो सभी लोग पहले ये बताओ, स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर सबको आ गया क्लियर कट, सभी लोग इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को अच्छे से पहचान गए, समझ लिए। अब हमें चलना है अपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे, जो हमको बीडी बोल रहे हैं, या दूसरा फिर उसके जस्ट बाद हमें जो पढ़ना है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। सो आपका फ्री रेडिकल हो गया। अब चलो पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग इसको देख लो, समझ आ गया बच्चों, समझ आ गया, थम्स अप करो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, अगर आ गया समझ तो फिर आगे चलेंगे। ओके, तो चलो फिर आगे चला जाए। अब इसके आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हेडिंग डाल लो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि इस वाले टॉपिक से इसी साल नीट में क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन तुरंत जैसे इस टॉपिक को समझोगे तुरंत आप इसका आंसर बता लीजिएगा, अरे सर ये तो यही है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, आइए देखा जाए। इसको हम लोग शॉर्टकट में BDE कहते हैं, शॉर्टकट में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कहा जाता है, BDE कहा जाता है। तो हर जगह हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे BDE, क्योंकि हर बार इतना बड़ा यूज नहीं कर सकना, इतना बड़ा लिख नहीं सकते। सो वी विल यूज BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दिस, ये कौन सी वाला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है क्या ये एक्चुअली। सो देखो, किसी भी बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करने के लिए या डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, ठीक है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को होमोलिटिकली डिसोसिएट करने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो हम इसको डिफाइन क्या करेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to dissociate 1 mole of covalent bond, 1 mole of covalent bond homolytically is called bond dissociation energy, is called bond dissociation energy।
देखो ये जस्ट उल्टा होता है बॉन्ड एनर्जी के। जैसे दो मॉलिक्यूल, दो एटम जब आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने में एनर्जी निकलती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव्ड व्हेन टू एटम लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बट उसी बॉन्ड को जब तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे मान लो कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है कार्बन का, ठीक है, ये हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमें तोड़ना है, ठीक है। सो हम यहां पे लगाएंगे क्या, hν अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये टूट के रेडिकल बनाता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ रेडिकल। सो इस बॉन्ड को तोड़ने में, इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या खर्चा हुआ, एनर्जी hν अमाउंट में, ठीक है। दिस hν अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो यही है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो इस मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, होमोलिटिकली क्लीव कर देगा दो इक्वल हाफ में। सो दो इक्वल हाफ में डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी खर्च हुआ, जो एनर्जी कंज्यूम हुआ, जो एनर्जी लगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलो सभी लोग को समझ में आया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बच्चों सभी को समझ में आया क्या होता है? अब पढ़ना है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। सो ये हमारा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हमें देखना है कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीडी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले हैं। सो आप लोगों को अब पहले ये बताना है आपके हिसाब से कौन कौन सी चीजें हैं जो बीडी को प्रभावित कर सकती हैं, बीडी को अफेक्ट कर सकती हैं। वो कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं, वो कौन सी बेसिक बातें हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को प्रभावित कर सकती हैं, घटा या बढ़ा सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। यही है बीडी। चलो फटाफट बताओ आप लोग। आप लोगों का कमेंट हमारे पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जरूरी है आपको समझ में आना। सो आपको जब समझ आएगा तभी हमारे कंटेंट का मजा आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। सो आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से दो फैक्टर हैं। फैक्टर नंबर वन, पहला है बॉन्ड स्ट्रेंथ। फर्स्ट है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, अभी समझाता हूं कैसे। और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जो हमें अभी बताने वाले हैं कि कैसे बीडी अफेक्ट होगा। एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से। ये दो प्राणी किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के बीडी को अफेक्ट करेंगे, आइए हम लोग देखने वाले हैं यही चीज। तो सबसे पहला है बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहला डाल लो आप लोग, हम लोग पहला फैक्टर पढ़ेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब मजबूत बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती, क्या ये बीडी को अफेक्ट करेगा? कोई अगर बॉन्ड मजबूत है तो क्या वो बीडी को अफेक्ट करेगा, ये देखना है। द फर्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप लोग बताओ आपके हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ और बीडी में क्या रिलेशन होना चाहिए? अगर कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब मजबूती है, कोई बॉन्ड मजबूत है तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, या बॉन्ड वीक होगा उसको तोड़ने में? सभी लोग बताओ। एक दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है मान लो, एक सिंगल, एक डबल, एक ट्रिपल। सो किसमें बीडी ज्यादा लगेगा? जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो सीधी सीधी बात है कि अगर एक मजबूत आदमी को बोले जाओ तोड़ के आओ और एक कमजोर को तोड़ के आओ, तो किसको जल्दी तोड़ के आओगे? कमजोर वाले को तोड़ लोगे, हो सकता है मजबूत वाले में तोड़ा जाओ, पॉसिबिलिटी है, दोनों हो सकता है। सो अगर बॉन्ड वीक है तो आसानी से टूट जाएगा, मतलब कम एनर्जी में टूट जाएगा। और अगर बॉन्ड मजबूत नहीं है, मजबूत है, तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट, पुअर बॉन्ड या वीकर बॉन्ड लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास क्या समझ में आ रहा है कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना, ध्यान देना, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बीडी क्या होगा? घटेगा।
सो बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के क्या होना चाहिए? इनवर्सली। देखो क्या ये रिलेशन सही है? क्या ये रिलेशन सही है? और एक और हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। सो अब पूरा रिलेशन आपको सामने दिख रहा होगा। कैसे कैसे? देखो, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज किया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगा? ये गलत लिख दिया मैं ना, ये फॉर्मूला गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। मजबूत बॉन्ड तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, बता सही रहा हूं बट लिख गलत रहा हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली। आप लोग कमेंट सेक्शन बताए कि सर बता जो रहे वो लिख नहीं रहे। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीडी, जितना मजबूत बॉन्ड उतना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा। सो डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, अगर कोई बॉन्ड मजबूत है तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब मजबूत बॉन्ड ज्यादा एनर्जी, कमजोर बॉन्ड कमजोर एनर्जी। सो अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बीडी भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ घटेगा तो बीडी भी घटेगा। सो यहां पे ध्यान क्या रखना है कि एज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, एज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, बीडी अलॉन्ग विथ बीडी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पे जो लिख रहे थे, इफ परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब सही है, अब एकदम करेक्ट है। अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना। हम लोगों के पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मान लेते इसका बीडी E1 है। उसके बाद दूसरा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका बीडी हमारे पास है E2, तोड़ने में E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। तीसरा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको तोड़ने में हमें E3 अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, ठीक, E3 अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो डिक्रीजिंग बीडी का अरेंज करिए यहां पर, ठीक है, इनको अरेंज करिए डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में। इनका डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी है, E1 E2 या E3? तो हमें पता है स्ट्रेंथ ज्यादा तो बीडी ज्यादा, तो E3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद E2, उसके बाद E1। बोलो यही ऑर्डर होगा? यही ऑर्डर होगा कि नहीं होगा? अगर हम बीडी के यहां पे जाएं तो यही ऑर्डर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही ऑर्डर होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत, डबल बॉन्ड उससे कमजोर, सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा इसका, फिर उससे कम और सबसे कम। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सभी लोगों को समझ आया? आ गया तो आ जाओ कमेंट बॉक्स में। किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट लिखो, आपके डाउट को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। अब पहला फैक्टर हो गया। एक और करते हैं एग्जांपल। और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ऐसा कार्बन का हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, ये इसका हमारा जो एनर्जी है, इसका एनर्जी है E1, इसका मान लेते BD E1 है। देन दूसरा है H, ये हमारा इसका जो BD है E2 है, इसका जो एनर्जी है E2 है मान लेते हैं।
ये E2 है, और एक और मॉलिक्यूल है जिसमें है CH3 CH2H, और इसका BD E1 है, इसका BD E3 है, E1 E2 E3, ठीक। सो इनको भी अरेंज करना है आपको डिक्रीजिंग BD के क्रम में। इनको भी अरेंज करो डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करो। इन 3 हाइड्रोजन जो CH बॉन्ड है, यहां पे CH बॉन्ड को क्लीव कर रहे हैं, तो इन CH बॉन्ड को डिक्रीजिंग BD के क्रम में अरेंज करिए। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी? आप देखो, ये एक ऐसा कार्बन है बच्चों जो sp हाइब्रिड है, ये एक ऐसा कार्बन है जो sp2 हाइब्रिड है, ये एक ऐसा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिड है। परसेंटेज S यहां पे ओनली 25%, परसेंटेज S यहाँ पे ओनली 33.3%, बट यहाँ पे जो परसेंटेज S है दैट इज 50%। तो जहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका BD सबसे ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख गया कि E1 इज मोर देन E2 विच इज मोर देन E3। बस काम खत्म, लग गया ऑर्डर। सही है, ऑर्डर एकदम करेक्ट है। देख लो सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को तुरंत बताओ। ऑर्डर एकदम सही है। एकदम करेक्ट। सो ये हमारा पहला फैक्टर था। पहला फैक्टर हम लोगों ने सही सलामत क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे फैक्टर पर चलेंगे। तो सभी लोग को BD समझ में आ गया, BD से कैसे हमारा अफेक्ट होगा। और नीट 2025 का क्वेश्चन देखा है। देखो नीट 2025 का क्वेश्चन ये था, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग BD ऑर्डर, डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के घटते हुए क्रम में लगाना था। एक एग्जाम्पल था बेंजीन का, बेंजीन का H था, इसको तोड़ना था। एक दिया था साइक्लोहेक्सेन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये H दिया था। और एक दिया था साइक्लोप्रोपेन, डबल बॉन्ड यहां था और H यहां था। देखो इन तीनों का बोला था कि इसका मान लेते हैं A, इसका मान लेते हैं B और इसका मान लेते हैं C, ठीक है, A B C जो H है इन्हीं को। तो BD का घटता हुआ क्रम लगाना था। अब आप में से मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा जो इसको ना कर पाए। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इसको गलत कर दे। आपको बस करना क्या है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। बेंजीन का सभी कार्बन sp2 हाइब्रिड, एल्काइन sp हाइब्रिड, और ये देखो ये sp3 हाइब्रिड। हो गया, परसेंटेजेस निकाल लो। सबसे ज्यादा परसेंटेजेस इसका है, तो B का BD सबसे ज्यादा था, फिर A का ज्यादा था, सबसे लास्ट में हमारा C का ज्यादा था। ये नीट 2025 का बस यही लगाना था, सिर्फ यही देखना ही था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड। हो गया खत्म। अब बताओ इसमें कुछ भी टफ था? नथिंग, एक भी अक्षर का कुछ टफ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि देखें कैसे। अगर BD निकालना है तो हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, BD में होता क्या है। सो BD में क्या होता है? रेडिकल फॉर्मेशन, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। आपको वही पहचानना था। समझ गए यहां तक? सो दिस वाज द नीट 2025 का, ये क्वेश्चन हमारा नीट 2025 का था। सो कभी कभी क्या होता है ना, हम अच्छे से पढ़ते नहीं, या तो हमें पढ़ाया नहीं जाता, और फिर हम क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। अब आपको गलत नहीं करना, सही करना है। तो द फर्स्ट फैक्टर इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है देखो, वो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स।
तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे अफेक्ट करेगा बीडी को, ये देखना है कि कोई फ्री रेडिकल अगर है तो बीडी के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो अगला हमारा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेगा कि दिया गया कंपाउंड का बीडी ज्यादा होगा कम होगा। आप लोग से अगर पूछा जाए तो आप क्या बताने वाले हो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन होगा। देखो जो बीडी है, ठीक है, ध्यान से देखना, हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ध्यान रखना यहां से हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, यहां से हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं इसको भी पूरा अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को कैसे, आखिर कैसे ये स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा, आखिर कैसे बीडी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के इनवर्सली है। मतलब अगर रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। या ऐसे कह लो कि अगर बीडी कम होगा तो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, बीडी ज्यादा हुआ तो रेडिकल कम स्टेबल होगा। तो यहां पे हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो बीडी डिक्रीज करेगा, तब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इसी बात को हमें प्रूफ करना है कैसे, है ना, इसी बात को प्रूफ करना है आखिर कैसे स्टेबिलिटी ज्यादा होने पे, रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होने पे आखिर कैसा ऐसा हो रहा है कि हमारा बीडी घट रहा है। तो इसी बात पे हमारा अगला टॉपिक का चर्चा है, पूरा चर्चा इसी बात पे डिपेंडेंट है। तो अब सभी लोग सोचो जरा कि रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बीडी घट जाएगा। अब शुरू में देखो हमने जो पढ़ाया आपको बताया क्या, आप सभी लोग बताना, हम इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम HNU डालेंगे और सॉल्वेंट डालेंगे, जो भी सॉल्वेंट डालो नॉन पोलर। ये बॉन्ड हमारा टूटेगा होमोलिटिकली, है ना, होमोलिटिकली टूटेगा क्योंकि यहां पे कुछ एनर्जी लग रहा है, और एनर्जी क्या है, E बराबर HNU अमाउंट ऑफ एनर्जी। बन क्या रहा है, रेडिकल। अब कोई भी रेडिकल यहां बन सकता है, एलाइलिक, एल्काइल, बेंजाइल, कोई भी। ये बताओ अगर यहां पे कोई स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन इधर से इधर जल्दी जाएगा या स्लो जाएगा। अगर ये बॉन्ड मजबूत हुआ, ध्यान से सुनो, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, सपोज दैट ये बॉन्ड स्ट्रांगर हो गया, तो स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो जल्दी टूटेगा ही नहीं। जल्दी नहीं टूटेगा मतलब बीडी ज्यादा है, और जब नहीं टूटेगा तो रेडिकल भी जल्दी नहीं बनेगा। रेडिकल जल्दी नहीं बनने का मतलब क्या है, अनस्टेबल है, इसीलिए नहीं बनना चाह रहा है। अगर कोई चीज स्टेबल होगा तो क्या होगा, तुरंत बनेगा। वो क्या, अगर तुम्हें मान लो पढ़ रहे हो और पढ़ने से तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, आप पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होने वाले हो, जॉब लग जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा, पैसे आएंगे, तो आप क्या करोगे, मेहनत करके पढ़ोगे, ज्यादा कोशिश करोगे, जल्दी सिलेक्शन ले ले, तो होगा क्या, समय कम समय में ज्यादा आप काम करोगे। बट आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ आपका जिंदगी में नहीं होना, आप मान चुके हो मेरा कुछ नहीं होना, तो आप आराम से लगोगे। आपको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि आप कुछ न समझना चाहते हो ना आपको समझने की कोई चाहत है। सो आपको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट एक जिसको समझना चाहता है उसको समझ के सेलेक्ट होना, सेलेक्ट होने के बाद उसको आगे काम करना है, तो क्या करेगा, वो अपने साइड से एफर्ट ज्यादा लगा रहेगा, मैं थोड़ा भी एनर्जी लगाऊंगा काम हो जाएगा। सो अगर कोई चीज स्टेबलाइज होने वाला है, उसको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, तो क्या करेगा, थोड़े से काम में
थोड़े से एनर्जी में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर यहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हुआ तो बीडी ज्यादा होगा, फिर रेडिकल का फॉर्मेशन जल्दी नहीं होगा, मतलब कि अनस्टेबल है, नहीं बनना चाहता है, एनर्जी देके जबरदस्ती बनवा रहे हैं, वो बनना नहीं चाहता। अगर कोई चीज स्टेबल बनना चाहता है, स्टेबल हो गया बनने के बाद तो तुरंत बनेगा, मतलब यहां पे एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी, तो मिनिमम एनर्जी लगेगी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी। एनर्जी का स्टेबिलिटी से रिवर्स इन्वर्सन है, रिवर्स रिलेशन है। अगर किसी भी चीज का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी बहुत कम होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। सो ये बात तो एकदम क्लियर कट समझ में आ गया ना। मोर स्टेबल रेडिकल इज फॉर्मिंग, मतलब कम एनर्जी में बन गया होगा, तुरंत कहे होंगे बन जा तो बन गया। लेस स्टेबल रेडिकल अगर बनेगा तो बन न बन बे बन, एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा। एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा मतलब बीडी ज्यादा है। सो स्टेबिलिटी रेडिकल की हाई है तो कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा, मतलब वो बच्चा तेज है, उसको जल्दी समझ में आ जाता है। हमने दो बात कही, वो समझ गया, हमारा कम एनर्जी खर्चा हुआ। सो कम एनर्जी खर्चे में ज्यादा चीज एक्वायर कर लिया, मतलब आपका स्टेबिलिटी ज्यादा है, आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो, बट आप समझना ही नहीं चाहते हो। सो हमारी एनर्जी क्या होगी ज्यादा, तो मैं एनर्जी ज्यादा लगाऊंगा, मेरा कंजप्शन ज्यादा होगा, आपको समझाने में डिफिकल्टी है मुझे, तो आप कम समझ पाओगे, आपको चीजें कम आएंगी और आपके लिए रास्ता क्या होगा, डिफिकल्ट। तो सीधी सीधी बात समझ में आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल ज्यादा है तो बीडी कम है, बीडी ज्यादा है तो रेडिकल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सो ये रिलेशन आप अच्छे से समझ गए कि अगर बीडी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बीडी घटेगा। ये दोनों चीज आपको यहां पे अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है। बताओ समझ आ गया? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ ये समझ में आ गया, रेडिकल की स्टेबिलिटी बीडी को कैसे अफेक्ट करता है। चलो जरा एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। आपको बताना है, मैं 3 कंपाउंड बना रहा हूं, एक ये है CH3, ये H, हम बोलेंगे BD इसका बताना है। ये मान लेते इसका BD E1 है, ठीक, ये E1 है। दूसरा हमारा कंपाउंड है CH3 CH3, ये एक H है, इसका BD जो है E2 है, ये BD इसका जो है E2 है BD। और तीसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है CH3 CH2H। अब इस वाले H को जो बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं तो इसका BD E3 है ना, E3 अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक है, BD का डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो क्वेश्चन है डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर लगाओ। तो आप लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से क्या ऑर्डर आएगा बताइए। चलिए भाई बताइए आपके हिसाब से क्या ऑर्डर आएगा। सो हम सबको पता है ये टूटेगा तो रेडिकल यहां बनेगा, टर्सरी रेडिकल 3 डिग्री बनेगा ना। ये टूटेगा तो रेडिकल यहां बनेगा सेकेंडरी रेडिकल, ये बॉन्ड टूटेगा तो रेडिकल यहां बनेगा प्राइमरी रेडिकल। क्योंकि सब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 ही है तो हम हाइब्रिडाइजेशन से चेक नहीं कर सकते क्योंकि सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसा है। सो नाउ हमें चेक कैसे करना है, रेडिकल से। तो देखो 1 डिग्री 3 डिग्री कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लो। सो हमें क्या दिखाई देगा कि स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला एंड देन 1 डिग्री वाला। अब ये स्टेबिलिटी हो गया तो BD का ट्रेंड क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा लगा होगा, 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री में सबसे कम। मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे क्या था, सबसे इजीली टूट जाएगा, तो इसको कह सकते हो दिस वॉज द वीकेस्ट बॉन्ड, ये सबसे कमजोर बॉन्ड था, वीकेस्ट बॉन्ड। और इस केस में अगर यहां आ जाए तो ये क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे उनका BD क्या होगा, मैक्स। तो यहां पे आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या मिला, मैक्स। समझ आया, क्लियर हुआ, क्या समझना था। अब इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करने की बारी आ गई है। अलग अलग टाइप के हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मॉलिक्यूलर क्वेश्चन है,
अरेंज फॉलोइंग हाइड्रोजन in decreasing BD order, in decreasing bond dissociation energy। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। हम हाइड्रोजन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। हम हाइड्रोजन को लेबलिंग करेंगे। सो ये है हमारा CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3। ये एक मॉलिक्यूल है, हम इसमें लेबल कर दे रहे हैं। ये अल्फा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा के बाद गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये आपके पास 1 2 3 4 5 है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है अल्फा बीटा गामा का। ये CH बॉन्ड, आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? आपको सिर्फ CH बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी चेक करना है। ध्यान रखना, सिर्फ इस वाले बॉन्ड का, ठीक है। सभी कार्बन पे जो CH बॉन्ड है उनका। चलो शुरू हो जाओ, सभी लोग लगाओ इसका ऑर्डर। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले अरेंज करो, क्या होगा ऑर्डर। बताओ बताओ। देखो इसमें आपको देखना है, सबसे पहले देख लो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो 1 2, ये आपका जो गामा और डेल्टा है, गामा और डेल्टा दोनों क्या है? sp2 हाइब्रिड। ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। ये आपका sp3 है, ये आपका sp3 है। तो सबसे पहले देख लो अलग अलग कितने हैं। तो sp3 वालों का BD कम होगा, sp2 का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा गामा इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं। सो गामा इक्वल टू डेल्टा आपके एक जैसे होंगे। बाकी अल्फा बीटा और एप्सिलॉन अलग अलग होगा, ठीक है। अल्फा बीटा और एप्सिलॉन जो होंगे वो अलग होंगे। अब कैसे अलग होंगे और कितने अलग होंगे, आइए देखते हैं कैसे अलग होंगे और कितने अलग होंगे। देखो अगर हम यहाँ का रेडिकल तोड़ते हैं, ध्यान से देखना, तो यहाँ का रेडिकल ये बनता, ये नॉर्मल प्राइमरी बनता और एल्काइल रेडिकल बनता। देख लो बच्चे अच्छे से, यहाँ पे कोई कंजुगेशन है तो एल्काइल बनता। अगर बीटा पे बनाते रेडिकल यहाँ पे, तो जो बीटा पे रेडिकल बनता ये वाला, दिस इज सेकेंडरी और एलाइलिक रेडिकल है। गौर से देखो, तो ये रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में सेकेंडरी एलाइलिक रेडिकल ज़्यादा स्टेबल। यहाँ जो बनता ये फिर से प्राइमरी बनता। ये कैसा बनता? प्राइमरी बट एलाइलिक ही बनता। सो एलाइलिक है और एल्काइलिक है, 2 एलाइलिक है और 1 एल्काइलिक है। तो एल्काइलिक वाला क्या होगा? लेस स्टेबल, और जो लेस स्टेबल होगा उसका BD क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इन तीनों में BD अल्फा का ज्यादा। उसके बाद इन दोनों में ये लेस स्टेबल है, तो एप्सिलॉन का सबसे कम BD किसका होगा? बीटा का। ये हमारा BD का डिक्रीजिंग ऑर्डर था। अच्छे से सभी लोग देख लो। पहले अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं तो पहले हाइब्रिडाइजेशन से ही निकाल लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ से हमारा गामा और बीटा का सेम आ गया कि दोनों sp2 हाइब्रिड है, दोनों में रेडिकल बनेगा ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में रेडिकल बनेगा ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड वाले रेडिकल नहीं बनाते। तो 2 तो हमें पता चलेगा बनाएगा ही नहीं। अब 3 बनाएंगे, तो इन तीनों में देखना है किसका ज्यादा स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी रूल, आराम से देखो यहां पे दिख गया और समझ में आ गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, फिर से आपको डिक्रीजिंग BD ही लगाना है, डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर लगाना है। मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं। देखो आपको जब मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए।
पहचान लिए तो आधी जंग आप जीत चुके हो। ठीक है, जिन जिन हाइड्रोजन को मैं लेबलिंग करूंगा आपको उन्हीं हाइड्रोजन को बस देखना है, सारे हाइड्रोजन आपके काम के नहीं है। इसमें 4 हाइड्रोजन हैं, इसको मान लेते हैं HA, ये HB, ये HC और ये HD। तो जितने भी आपके ABCD हाइड्रोजन लगे हैं इन सभी हाइड्रोजन का BD का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए। इन चारों ABCD जितने भी 4 हाइड्रोजन आपको देख रहे हैं उन सभी हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। एनीबॉडी? क्या ऑर्डर होगा? बहुत सरल है, बस आपको देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो भाई लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले कंपेयर करना है। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले कंपेयर हो गया तो फिर उसके बाद रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो क्या सभी कार्बन सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं? तो नहीं, ये sp2 है, ये sp3 है ना, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। तो sp2 वाले का BD ज्यादा होगा। तो ये बात तो पता चल चुका है कि HB जो था उसका BD सबसे ज्यादा है, नो डाउट। पहले तो यही निकालो, HB का सबसे ज्यादा है। नाउ ACD देखो, अब अगर A का रेडिकल बनाइएगा तो A का रेडिकल यहां बनेगा, यहां, और ये आपका प्राइमरी एल्काइल रेडिकल है क्योंकि कहीं भी कंजुगेशन नहीं होगा। सो प्राइमरी एल्काइलिक रेडिकल। आ जाओ इसको तोड़ोगे बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड, तो रेडिकल इस जगह बनेगा। और अगर रेडिकल इस जगह बना तो ये क्या है, ये है नॉर्मल सेकेंडरी एल्काइल। एल्काइल है क्योंकि लोन ये इसका देखो रेडिकल सिंगल सिंगल, कंजुगेशन नहीं है। तीसरा जब इसका करिएगा तो रेडिकल यहां बनेगा, यहां पे। और देखो ये जो बना, ये एक तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री, ऊपर से देखो रेडिकल सिंगल डबल कंजुगेशन में है तो 3 डिग्री एलाइलिक है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 3 डिग्री एलाइलिक। तो मोस्ट स्टेबल BD मिनिमम। अब इन तीनों में लीस्ट स्टेबल कौन है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का BD क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो हमारा HA आ गया, B के बाद A के बाद D, HD, और HD के बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा? HC, क्योंकि HC का रेडिकल मोस्ट स्टेबल है तो उसका BD सबसे कम होगा। दैट्स ऑल। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है BD के घटते हुए क्रम में। अच्छे से देख लो सारे क्वेश्चंस, सारी बातें मैं एक एक करके समझा रहा हूं, गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई चीज ना समझ में आए या कंफ्यूजन हो देन कमेंट सेक्शन आपके लिए है, टेलीग्राम चैनल है उसको आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए, बस आप पढ़ो, सिर्फ आप पढ़ो। ठीक है, सो जल्दी से कर लो इसको। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है BD ही। ठीक है, सो क्वेश्चन फिर भी वही है, डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको लगाना है घटता हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। सो नाउ इस बार देखो क्या है, गौर से देख लेना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। आपको लगेगा एक ही जैसा है बट होगा नहीं। ठीक है, बट होगा नहीं, कुछ तो बदलाव हम करेंगे। एक H वहां पे है, एक H यहां पे है, एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक H यहां पे और एक H यहां पे। ये आपके लिए होमवर्क है। ये HA हो गया, ये HB, HC, HD, HE और HF। आप इन सभी जो लेबल्ड H हैं, H A B C D E F, इन सब को
डिक्रीजिंग बीडी के क्रम में अरेंज करना। ठीक है, सो बीडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिनिश्ड। अब आपका काम है, बीडी कंप्लीट हो गया है, देन इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोनोक्लोनरेशन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। इतना सब अच्छे से नोट्स बनाकर प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जाते समय वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। शेयर, लाइक तो करोगे ही भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए प्लीज, और इसको शेयर कर दीजिए अपने, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पे कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कर लीजिए, ग्रुप में कर दीजिए, 11th-12th के भाई बहन हो उनको कर दीजिए, दोस्त यार किसी और कोचिंग को उनको कर दीजिए, थोड़ा सा हमारा हेल्प कर दीजिए, मैं आपका बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स टेक एंड गिव, हो सकता है दोनों लोग आगे बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल लेक्चर में नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।